हेलो गाइस, आइए। पहली क्लास अपनी हो चुकी है लाइट के लिए, जिसमें हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ी, उसके नेचर्स के विषय में पढ़ा था हम लोगों ने। क्वांटम नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर क्या होते हैं, एंड कार्पस्कस नेचर क्या होते हैं। ठीक, तो बेसिक जानकारी तो हम लोगों ने ले लिया है। अब बात करते हैं हम टर्म्स इन स्टडी ऑफ लाइट। कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जो बार बार लाइट के स्टडी में जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें हर जगह कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, नए नए वर्ड्स जो हमें क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। उससे बचने के लिए हम पहले इन टर्मिनोलॉजी के लिए थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले जैसे हम बात करें, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, लाइक सन, स्टार्स, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब की अपनी लाइट होती है, दूसरों के सहारे नहीं होते। और जो लोग दूसरों के सहारे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लाइक मून, अर्थ, प्लैनेट्स, मार्कर बोर्ड, वॉल, रूम एटसेट्रा आर नॉन ल्यूमिनस। तो हम इसमें कुछ अच्छे एग्जांपल्स लिख लेते हैं। प्लैनेट्स, मून, अर्थ, ये सब किसकी लाइट पे डिपेंड करते हैं, प्लैनेट्स, मून, अर्थ सब सन की लाइट पे डिपेंड करते हैं। अगर सन लाइट दे रहा है तो दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखेंगे। हमें रात को मून क्यों दिखता है या दिन में क्यों दिखता है, क्यों? क्योंकि इस पे सन की लाइट फॉल होती है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिससे हमें वो क्या होता है, दिखता है। ठीक है। वैसे इसकी अर्थ की बात करें तो मून पे अगर चले जाए तो अर्थ वहां से दिखता है, या प्लैनेट्स की बात करें, जो कुछ प्लैनेट्स हमें नेकेड आइट से दिखते हैं या टेलीस्कोप से, ये वजह सबका नॉन ल्यूमिनस है। सन ही है जो इनको एनर्जी देती है लाइट वाली। ठीक, आगे आते हैं नॉन ल्यूमिनस के बाद। ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकल मीडियम। बेसिकली ऑप्टिक्स हमने शुरू में बताया था कि ऑप्टिक्स है क्या, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम जिसमें से लाइट या तो फुली और पार्शियली क्या हो जाए, पास हो जाए, पास थ्रू। एक ऐसा मीडियम जिससे लाइट फुली या पार्शियली क्या हो जाए, पास हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम। जैसे गैस, वैक्यूम, ग्लास, मिस्ट, फॉग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें से लाइट क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, या तो फुल्ली या तो पार्शियली। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के पहले देख लेते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकल मीडियम तो समझ में आ गया कि एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पूरी तरीके से या कुछ थोड़ी बहुत पास हो जाती है। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें जो डेंसिटी होती है, या कॉम्पोजिशन बात कर लेते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मीडियम थ्रू आउट the space up to which the system is spread out is constant, है ना। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मीडियम जिसमें कॉम्पोजिशन, जिससे वो बना है, वो क्या हो, थ्रू आउट द स्पेस वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ना बदले, उससे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। फिफ्थ जैसे आता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है फिर, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जस्ट इसी का उल्टा है। कॉम्पोजिशन जगह जगह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल की बात करें तो ऑप्टिकल में तो आप सब लिख सकते हो, गैस लिख सकते हो, वैक्यूम लिख सकते हो, और ग्लास लिख सकते हो, है ना। इसमें होमोजीनियस में क्या लिखोगे, वैक्यूम लिख लो, वैक्यूम लिख लेते हैं, ग्लास लिख लेते हैं, ये सब क्या है, होमोजीनियस में आते हैं। थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, इनका इक्वल कॉम्पोजिशन बना रहता है। हेट्रोजीनियस में जगह जगह डेंसिटी ज़्यादा मिलती है, तो कहीं कुछ जगहों पे क्या मिलती है, डेंसिटी कम मिलती है। लाइक मिस्ट, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, है ना, इन सब में डेंसिटी बदलती रहती है। आप देखे होंगे ठंडियों में कोहरा जो होता है वो फ्लो करता रहता है, तो कभी कभी हमें कोहरे के सामने कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, कभी नहीं दिखती है। जब ज़्यादा डेंसिटी वाले कोहरा आ जाएंगे तो नहीं दिखेगा, जब कम हो जाएगा तो दिखने लगता है। तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है ना।
ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो मीडियम जिससे लाइट मोस्टली, कभी 100% नहीं ट्रांसपेरेंट वो क्या कहते हैं उसको, पास आउट हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट रे, या लाइट लिख लेते हैं सिर्फ, लाइट रेज पासेस, जिससे लगभग पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। इसके एग्जांपल सबसे अच्छा ग्लास है ना, ग्लास, एयर, इनमें से क्या होती है, लाइट लगभग क्या हो जाती है, पास हो जाती है। या इसको बेसिक लोअर क्लासेस में बताया जाता था कि एक ऐसा मीडियम जिसके आर पार हम देख सके उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट तभी होगा जब आर पार देख पाएंगे, और आर पार तभी देख पाएंगे जब लाइट क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो मीडियम है, इस मीडियम में क्या होता है कि थोड़ी बहुत लाइट क्रॉस हो जाती है, अ लिटिल बिट, मतलब सम लाइट, सम अमाउंट ऑफ लाइट passes through the medium and some of them is restricted या restricted कह सकते हैं, रोक लिए जाते हैं, कुछ पास किए जाते हैं। ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बात करूं तो ऑयल्ड पेपर हो गया, जिसमें जैसे कागज ले लो उसमें हम तेल लगा दे ऑयल किसी चीज़ का, तो देखेंगे कि इसके आसपास पूरा तो नहीं दिखता, बट लगभग ये दिखता है कि कुछ चीज़ें उसमें से पीछे से क्या हो रही है, मूव आउट हो रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस दिखेंगे। और बात करें हम लोग, एक ग्लास हो, ग्लास विद कलर्ड लिक्विड, आप कभी ग्लास लें, ग्लास में कलरफुल कोई लिक्विड भर के इधर से टॉर्च जलाएं, उधर देखेंगे तो लगेगा कि सामने से कुछ तो जल रहा है, एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा बट थोड़ा बहुत फील होता है, क्योंकि कुछ लाइटें क्या हो जाती है, पास हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। 8th की बात करें हम लोग, ओपैक क्या होते हैं, तो ओपैक मीडियम वो मीडियम होते हैं जो लाइट को 1% भी पास नहीं देते हैं, नॉट अलाउ टू पास लाइट इवन अ 1%, सिंगल परसेंट। लाइक इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, फिर वुड, वॉल कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके आर पार हम नहीं देख पाते, उसे हम क्या कहते हैं, ओपैक कहते हैं। जिनके पास आसपास आर पार हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिसपे हम पूरा आर पार देख सके उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये हो गई हमारे पास मीडियम की कहानी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9th, इसमें है पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे बीच बीच में, जब भी आप लाइट पढ़ेंगे, 10th हो गया या 12th हो गया, इसमें मिलेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी थ्योरी हो गई, न्यूमेरिकल हो गई, इन सब में भी यूज किया जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट को। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज हम बोल सकते हैं कि पिन हेड जैसा है, मतलब बहुत ही स्मॉल है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, लेजर जैसे है, तो लेजर अगर हम जलाते हैं तो उससे एकदम छोटे से पार्ट से एक लाइट निकलती है स्ट्रेट में, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 10th, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो काफी दूर तक फैले हो, मतलब वो उनकी साइज कितनी कैसी हो, बिगर साइज देन द पिन हेड। पिन हेड के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं वो हमारे लिए कैसे कहलाएंगे, एक्सटेंडेड। लाइक ट्यूबलाइट कैसा कहलाएगा, एक्सटेंडेड, क्योंकि ट्यूबलाइट के पास लेंथ होता है। अगर लाइट की बात करें तो वहां से जो रेज निकलती है वो कैसे निकलती है, पूरे लेंथ के थ्रू निकलती है ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड। ये बोर्ड कैसा है, एक्सटेंडेड है। ठीक, ओके। 11th पॉइंट हो गया, एक्सटेंडेड हो गई। फिर बात करते हैं हम लोग रेज किसे कहते हैं। रेज बेसिकली क्या होता है, तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनसे जो रेज निकलती है और किसी ऑब्जर्वर के पास जाती हैं, है ना, जो देखने वाला है कि हमें बल्ब वो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां से जो रेज आ रही है हमारी आंखों पे आ रही है। तो रेज जिधर जाती है उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं और इस पर क्या बनाते हैं, एरो। इस एरो की जो हेड होती है ये बताती है
लाइट फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, कि हाँ लाइट इधर फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन हो गई। ये कहलाते हैं रेज बेसिकली 12। और याद रखें एक चीज बताई जाएगी कि यहाँ पे लास्ट में हेड पे एरो नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब इसकी एंडिंग यही है, और अगर बीच में हम कहीं लगाते हैं इसका मतलब ये आगे तक जा रहा है। तो लाइट अगर एक जगह से निकलती तो इन्फाइनाइट टाइम तक के लिए मूव आउट करती रहती है। क्लियर? इसलिए हम बीच में इसको रोकने की बात नहीं करेंगे, तो हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, रेज हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं बीम। लाइट रे हो गया, लाइट बीम क्या होती है? तो बीम बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ रेज, है ना। रेज अगर हम 2 4 5 6 ले लेते हैं और उनको एक साथ लिख देते हैं, एक साथ बना देते हैं, तो वो सब मिलकर क्या कहलाएंगे? हमारे पास बीम कहलाएंगे, हैं। नेक्स्ट आते हैं बीम के बाद, ये हो गया रेज बीम। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट रेज या बीम। डाइवर्जेंट बीम किसे कहेंगे हम लोग? तो डाइवर्जेंट रेज या डाइवर्जेंट बीम का मतलब होता है कि एक पॉइंट से फैलने वाले, स्प्रेड आउट होने वाले हर दिशा में जो रेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। ऐसा लगता है कि एक सोर्स यहाँ पर है और इससे लाइट किधर जा रही है? हर दिशा में निकल रही है। ऐसे रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। इसी का जस्ट रिवर्स आता है 14th, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब ऐसा फील होता है कि लाइट कहीं बहुत दिशाओं से, टू मेनी डायरेक्शन से क्या होती है? सेम्स टू बी मीट एट अ पॉइंट। लगता है कि एक जगह पे क्या हो रहा है? मीट हो रहे हैं, सब जाके वहीं में मीट कर जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रेज या कन्वर्जेंट बीम कह सकते हैं। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अगर सारी रेज सीधी जा रही है ऐसे, सबके बीच की स्पेसिंग बराबर हर जगह, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल बीम। ठीक है, ये होगी पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट हो गया और कन्वर्जेंट हो गई, है ना। ये थी टर्म्स जो हमें क्या करनी है? पढ़नी है लाइट के स्टडी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शंस। ठीक, चलिए। आइए देखते हैं अब क्या रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस की स्टार्ट यहां से हम लोग करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो एक वर्ड में इसको यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं बाउंसिंग ऑफ, बाउंसिंग ऑफ द लाइट, ऑफ light rays from a surface in the same medium। सेम मीडियम में यदि लाइट रेज को कोई सरफेस रिटर्न बैक कर दे, उसे हम कहेंगे बाउंसिंग ऑफ। जैसे एक बॉल लेते हैं, सरफेस बॉल यहाँ पे हिट करे तो बॉल वापस उसी मीडियम में आती जहां से वो आ रही थी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसके काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। अगर बाई चांस हमारे रूम में पानी है ना, या टाइल्स लगा है और किसी खिड़की के थ्रू लाइट रेज आ रही है, सनलाइट रेज, तो गिरने के बाद आप देखते होंगे वो दीवार पे बनता है उसका स्पॉट। क्यों? क्योंकि वो लड़ने के बाद क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ हैं जिसको हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन हमें दो तरीके से पढ़ने थे, है ना। अभी क्लास 8 में पढ़ा था हम लोगों ने दो तरीके का, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के विषय हम जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन नंबर 1, रेगुलर। क्लास 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? और सेकेंड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? बहुत ही छोटे से वर्ड्स में देखिए, अगर हमारे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस जिसे कहेंगे हम लोग, लाइक टाइल्स, मिरर, ग्लास, ये ऐसा स्मूथ सरफेस यदि है सरफेस, तो इस पे जो लाइट गिरेंगी सब पैरेलल अगर आ रही है, और पैरेलल रेज कहाँ से आती है? जनरली सन से बोला जाएगा। सन हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं। कीप इट इन योर माइंड। क्लियर? यहाँ गिरने के बाद अगर ये लाइट रेज वापस पैरेलल ही जाती हैं उसी मीडियम में, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि कोई सरफेस
स्मूथ नहीं है, कैसा है, रफ है, रफ सरफेस। तो इस पे जो लाइट सीधी आएंगी पैरेलल, वो जगह जगह जहां गिरेंगी ना, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, स्ट्रेट कीजिए, इस पे हैचिंग टाइप का लाइन बना दिए, दिस इज टर्म्ड एज, या दिस इज द सिंबल ऑफ अ सरफेस। ओके, सरफेस पे गिरी, और अगर ये लोग इरेगुलर पैटर्न में, कोई देखिए इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अगर ये पैरेलल नहीं गई रिफ्लेक्शन के बाद, तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले इसमें भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें जानने चाहिए। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको रिफ्लेक्शन में लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स है वो हैं क्या। सबसे पहला टर्म जैसे मैं बात करूं, इंसिडेंट रेज किसे कहते हैं, ये बार बार बोला जाएगा, इंसिडेंट रेज ए बी, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट रे होती क्या है। तो पहला टर्म्स क्या है, ये देखिए, इंसिडेंट रेज क्या होती हैं, IR मान लेते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से रेज जिधर फ्लो करती हैं और किसी सरफेस से टकराने वाली हैं, और टकरा के ये फिर वापस जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगी, बाउंस ऑफ होंगी, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो रेज जो मिरर की तरफ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आते हैं, कहां से, ऑब्जेक्ट से, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। द रेज मूविंग टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे हम भी लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, मिरर मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रेज। सेकेंड टर्म अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वो रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब लड़ने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद मिरर से दूर या उस सरफेस से दूर जाएं, अवे फ्रॉम द सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग रेज कहेंगे। इंसिडेंट जो मिरर की तरफ आ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड जो मिरर से दूर जा रहे हैं। क्लियर? ओके, तीसरा, इस पे बात करते हैं, तीसरा एक वर्ड आएगा नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहते हैं हम लोग, तो नॉर्मल हम अगर बात करें तो मैथमेटिकल वर्ड है, नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर को बहुत नाम से बनाया जाता है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, 90 डिग्री, राइट एंगल, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज है, 90 डिग्री के लिए। तो नॉर्मल क्या होता है, अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट गिर रही थी उस सरफेस के 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दीजिए, उसी को क्या कहेंगे आप, नॉर्मल कहेंगे। जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे अगर लाइट गिर रही है, इस जगह लाइट गिरी, ऐसे यहाँ पे एक बल्ब जलाया, बल्ब से एक लाइट गई, ऐसे लड़ी, तो इसी जगह पे एक नॉर्मल ऐसे खींच दीजिए, देखिए इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल कहेंगे, है ना। फोर्थ, इंसिडेंट रे हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग, अभी बोल रहे थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के विषय में जान लेते हैं। चलिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, तो वो सरफेस जिस पर लाइट गिरने के बाद अपने सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है, उसी सरफेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस सरफेस की कंडीशन है कि ये स्मूथ होनी चाहिए और इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लाइट को क्या कर सके, वापस भेज सके उसी मीडियम में जहां से ये लोग क्या हो रहे थे, आ रहे थे। ठीक, फिफ्थ देखते हैं, ये हो गया नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट कर लीजिए या इंसिडेंट कर लीजिए, इंसिडेंट एंगल मान लीजिए है। तो ये क्या होता है इंसिडेंट एंगल, वो एंगल जो, जैसे हम मान लीजिए एक सरफेस हमने बनाया, ग्लास, पानी या मिरर जो भी होगा, यहाँ एक लाइट आई, कहाँ से आएगी लाइट, सोर्स से ना, तो सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, IR। जिस जगह पे गिरेगी वहीं पर इस मिरर के इस सरफेस के क्या खींचना है, परपेंडिकुलर, ऐसे, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल। ठीक, और लाइट आई है, लड़कर क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये लड़कर इधर कहीं चली गई मान लीजिए, है ना।
इधर गई तो इसे क्या बोलेंगे, आर आर, रिफ्लेक्टिंग रेज। ठीक, फिर उसके बाद अब आती है बात इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, तो वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनती है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो दिस एंगल विल बी आई। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, ये सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। आने वाली रेज इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में रिफ्लेक्शन एंगल, जैसा नाम वैसा काम। क्लियर, ये रेज हो गए। और बात करते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है, इसमें नाम से जैसा लग रहा है रिवर्स होना किसी भी चीज का, है ना। देखिए बहुत सिंपल से वर्ड को समझ लीजिए। एक जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर मान लेते हैं, है ना। हमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मिरर अगर है और हम मिरर के इधर खड़े हैं, सामने इधर ही देखते हैं, पीछे वाला क्या है, ब्लैक होता है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, वो पॉलिश्ड पार्ट होता है। ये सामने होता है जिससे हम देख पाते हैं अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए, है ना। ये हो गया हमारे पास देखने वाला ऑब्जर्वर। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ओ मान लेते हैं। तो यहाँ से रेज निकलेगी, है ना, और ये रेज लड़कर इधर जाएगी। अगर इधर गई तो इसको दिखेगा और ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऐसा होता है कि हम यहाँ पे बोर्ड पे खड़े हैं, अगर बोर्ड के जस्ट उधर कोई आदमी खड़ा होगा और ये पूरा मिरर होता है, तो उससे लाइट ऐसे लड़कर हमारी आंखों के पास आती है, हम देख पाते। लाइट इधर से गई तो इधर पहुंची। अगर हम यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख देते और ऑब्जर्वर को यहाँ रख देते हैं, तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी दिखेगा कि नहीं, इसको दिखेगा। अब ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब ये वही पाथ है जिससे लाइट ऐसे गई थी तो इधर गई थी, अब इधर से इधर आ सकती है 110%। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड लॉज क्या होते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दें हम आपको, कोई मीडियम अगर है, ग्लास जैसे है, अगर इस पर लाइट गिर रही है सन से मान लेते हैं, कौन सी रेज कहलाएगी, ये इंसिडेंट रेज कहलाएगी। तो इसके साथ तीन चीजें होती हैं, देयर आर थ्री फिनोमिनॉन विद इंसिडेंट रे। फर्स्ट वन इज लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब ये सिस्टम, ये जो सरफेस था, इस लाइट के कुछ पोर्शन को, कुछ पार्ट परसेंटेज को वापस भेज देती है, जितना आए हो उसका कुछ परसेंटेज वापस चले जाओ। तो बचे पार्ट का क्या करेगा, तो बचे पार्ट को कहेगा चलो फ्लो हो जाओ, अलाउ टू पास देम, या ट्रांसमिट कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के नाम से जानेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज इसको भी पढ़ना है, और इसी का नाम होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट कर दिया गया, जैसे ग्लास स्लैब होता, अगर ग्लास होता तो लाइट कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होती, वाटर होता तो कुछ ना कुछ पार्ट जरूर पास होता, लेकिन यदि यही प्योर मिरर होता तो लाइट पास नहीं होने जाता, लाइट मैक्सिमम किधर चली जाती, वापस चली जाती। तो डिपेंड करता है मीडियम भी कैसा होना चाहिए। तो इस लाइट के साथ कितनी काम हुई, दो। पहला रिफ्लेक्ट हुआ कुछ पार्ट क्या हो गया, पास हो गया कि चले जाओ। कुछ पोर्शन इसी मीडियम में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। दिस इज रिफ्लेक्शन, रिटर्न बैक, दिस इज रिफ्रैक्शन, पास आउट, ट्रांसमिशन, एंड लास्ट वन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम, some part of the incident ray absorbed by the medium is known as absorption। ये तीन होते हैं हमारे पास प्रोसेसेस। ठीक, तो हम इसके विषय में खैर रिफ्लेक्शन के विषय में पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसके बाद। आइए, तो आज के टर्म में हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। क्लियर, तो लॉस के लिए देख लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल से लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका यूज क्या होता है ये नेक्स्ट टर्म पे हम अच्छे समझ पाएंगे, अभी के लिए बस लॉस देख लीजिए। लॉस नंबर फर्स्ट, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे हम नॉर्मल खींच दें और लाइट यहाँ पे गिरा दें, तो एक चीज देखिए उसमें छूट गया था, जिस पॉइंट पे लाइट आके गिरती है ना, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना। ये जो लाइट आई है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये होता है नॉर्मल, और यहाँ से लड़के जाती है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो लॉ नंबर फर्स्ट कहता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगर ये 45 डिग्री पर लाइट गिराते हैं नॉर्मल से तो ये कितने पे जाएगा, 45 पे ही जाएगा। ये लॉ नंबर फर्स्ट है। क्लियर, चलिए दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे है जो, और ये नॉर्मल, देखिए ध्यान से कहाँ मिल रही है, यहाँ पर किस जगह पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कहाँ पर, अपने इस सरफेस के इस पॉइंट पर। इस सरफेस को क्या नाम दिया था हम लोगों ने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना। तो क्या बोलेंगे, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली यही बोलने वाला कि ये इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों इसी पॉइंट पे लाई करते हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग से पहले लिखते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflecting rays, all three lies at the point of incidence at the surface या in the surface of what, reflection। या देखिए इसको बोलने के तरीके हैं, लिखा क्या जा रहा है और उसका मतलब क्या निकल रहा है, ये देखना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स एकदम डिक्टो लिखे मिलेंगे आपको। ये लिखा क्या, देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे, ऑल थ्री लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इन द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसी जगह पे ऐसे लिखा जा सकता था, इन द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, या इन द रिफ्लेक्टिंग प्लेन भी बोला जा सकता था। तो ये तीन वर्ड्स यूज करने हैं, कौन कौन सा, पहले तो जिसके भी हम बात हो रही, ये तीनों वर्ड्स एक कहलाएंगे। पहला ये हो गया कि ये नहीं भूलना है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं भूलना, और तीसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तीन पार्ट्स आने चाहिए, ठीक। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, और ये क्या था हमारा सेकेंड लॉ। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। और याद रखें ये हमेशा वैलिड होते हैं, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ऐसा नहीं कि प्लेन सरफेस है तो लाइट आई और चली गई, 30 पे आई तो 30 पे चली गई। ऐसा कर्व है तो लाइट आएगी तो नहीं जाएगा 30 पे, वहां भी जाएगा। कर्व हो या प्लेन हो या जिगजैग हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, हर जगह ये लॉज जो होंगे क्या होंगे, वैलिड होंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ बोथ, ठीक। तो ये थी हमारी कहानी, रिफ्लेक्शन लॉज क्या स्टार्ट हुआ है आज से। इसके आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतने ही रखते हैं। इसके प्रीवियस क्लास को और इस क्लास को अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे, समझेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।